गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था का ये 5वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले राज्य व्यवस्था के 4 टेस्ट सीरीज अपलोड किए गए थे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ये क्लास 9-10 के लिए है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 के लिए। पहला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो है कि 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे ही संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रतिक्रिया समझता हूँ। ये किसने कहा है? तो देखिए, एल लिप्सन का ये कथन है कि राजनीति को वे एक विवाद की तरह एक प्रक्रिया के रूप में समझते थे और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 113वां प्रश्न देखिएगा कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया। ये 113वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय ये फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कहना है और इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। ये कथन किसका है? तो ये महान दार्शनिक रूसो का है और रूसो ने ये कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म तो लेता है लेकिन सभी जगह जो है कि वो बंधनों में ही जकड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के कथनों को ही दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार को कम या उसे समाप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब है कि इसका मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन। ये सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। ये बताना है कि क्यों नहीं होती है। 118वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है उस न्यायालय में उससे वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। और उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 214 के अधीन होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन देख लीजिए। उनका वेतन होता है यानी कि 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपया प्रति महीने वेतन मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। देख लीजिए किसका मिलान सही नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ऑप्शन ही बता रहे हैं यहाँ पे कि समय चूँकि ज़्यादा लग जा रहा है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 1990 से जो मिलान किया गया है ये सही नहीं है, जबकि ये घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2005 में लागू की गई थी, यानी कि ये मिलान गलत है और बाकी सब जो है कि वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कि जो आपराधिक मामलों का जो विषय है ये समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद के संबंध में या विवाद होने पर केंद्र सरकार का जो नियम होता है वही प्रभावशाली होता है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है। तो ये ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है एक तरीके से प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और पंचायत समिति में हम जानते हैं कि 16 सदस्य होते हैं, जबकि पंचायत समिति के सदस्यों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख भी चुना जाता है। और पंचायत समिति जो है कि ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 122वां प्रश्न है, सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद कुछ दिए गए हैं और उसके विषय में कुछ बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक की लिपि और संस्कृति से संबंधित हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 23 दिया है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध करता है, ये भी सही है, सुमेलित हैं। 24 जो है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये भी सही है। और 26 जो है वो
धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। यानी कि सभी मिलान जो है कि सुमेलित हैं। सुमेलित कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित नहीं हो। पंचायती राज विषय ये निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं, तो ये राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज व्यवस्था में भाग 4 में गठन करने का जो है कि वो राज्य को निर्देश दिया गया है। इस तरीके से ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज जो होता है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 इसके लिए सही जवाब है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 317 के अधीन मतलब उसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का सरकार किस विषय से है। जो 97 जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2012 में वो हुआ था, यानी कि सहकारी संस्थाओं के गठन को लेकर के हुआ था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन है यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, केवल 1 और केवल 2 इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है। 127वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि धन विधेयक को लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित भी किया जाता है। और धन विधेयक को जो लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल उसे 14 दिनों तक के लिए रोक सकती हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि सही जवाब इसका है कि लोकसभा में। और नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की सभी संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ये 128वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि ये लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती हैं। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन आह्वान करने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से सही जवाब इसका राष्ट्रपति होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन सी है इसमें से देखना है। तो इसमें से देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें जो 1, 2, 3 जो है यानी कि लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं, जिला पंचायत और राज्य वित्त आयोग, ये जो है कि ये संवैधानिक प्राधिकरण है। और राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक नहीं होता है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और देख सकते हैं यहाँ से अगला प्रश्न की 130वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों को अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए थे यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की बदौलत जो है कि उसकी सिफारिश पर सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जो मौलिक कर्तव्य पर अपना रिपोर्ट दी थी। और अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि भाग 4 क के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि संसद राज्य सूची यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसके विषय के संबंध में कानून बना सकती हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती हैं। अब बताना है किसकी इच्छा से सरकार ये कानून बना सकती हैं। तो इसका सही जवाब है कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती हैं तो इस तरीके से उस पर कानून बना सकती हैं। और नेक्स्ट है कि 132वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय करता है, यानी कि कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है। ये 132वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो इन दोनों के बीच में एक तरीके से कड़ी का काम करती है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट है कि यहाँ से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इसमें से क्या है, तो देख लीजिए इसमें से एक से अधिक जवाब इसके लिए सही लग रहे हैं, यानी कि सही जवाब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ही सही हैं इसके लिए। और नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है। लोकतांत्रिक शासन के विस्तार की चुनौती क्या है, तो देख लीजिए इसमें से जो
आपको तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी जो है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार के लिए एक तरीके से क्या है कि चैलेंज हैं, यानी कि सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, ये अगला सवाल है। और सही जवाब है कि 1928 में वहाँ की स्त्रियों को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला था, जबकि भारत में अगर ये अधिकार मिला था तो 1919 में ही प्राप्त हो गया था, जबकि स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ से प्रजातीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी। आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं और इसका सही जवाब क्या है आप बता सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर है। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो 73वें संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और जो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अनुसूची संविधान सभा के भाग 9 और अनुच्छेद क से लेकर 18 तक जो है कि अनुसूची 11 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, यानी कि 3 इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इसके विषय में आप और भी चीज़ों को जान सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया था। पंचायत के सदस्य की उम्र जो 21 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ये कुछ इससे संबंधित कुछ बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो इसके लिए सही जवाब होगा कि 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है, यानी कि 7000 इसका सही जवाब होगा। जबकि इससे कुछ और बातों को देखते हैं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो बिहार पंचायत राज अधिनियम बना था 2006 उसके अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और लगभग 500 की जनसंख्या के लिए एक वार्ड बनाया जाता है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, ये किसने कहा था, तो इसका सही जवाब है कि ये कहा था यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी और उन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो ये कितनी बार ये प्रश्न मिल चुका है, यानी कि शक्ति गुटों के प्रति ये तटस्थता जो है कि ये गुट निरपेक्षता का मूल अर्थ है। और यानी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना बल्कि सबके लिए सहायता देने के लिए तैयार रहना, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, 142वां प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको सीमित किया जा सकता है, तो प्राधिकार के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं, 143वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि इसे राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कूट एक दिया गया है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे तरफ उससे स्रोत लिए गए हैं, तो बताना है कि विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है। तो विधि का शासन देखिए ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ से जो राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाता है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। यानी किस तरीके से आप देख सकते हैं कूट के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में ये बताना है कितने आर्टिकल हैं, तो 400 से अधिक आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, यानी कि लगभग 465 इसकी संख्या हो चुकी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 146वां प्रश्न होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए यहाँ भी एक कूट दिया हुआ है, यानी कि 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसका भी मिलान करना है, यानी कि अनुच्छेद है एक तरफ आप देख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 54 जो है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि ये मिलेगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी कि
एक से मिल जाएगा। ये अनुच्छेद 75 जो है ये है अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है, यानी कि ये 2 से मिलेगा। और अनुच्छेद 155 है या राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 164 जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, यानी कि सभी जो है कि लाइन से मिल जा रहा है। तो इसका कूट के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि यहाँ भी देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ जो है कि संविधान के भाग हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन 3 से मिलेगा ये। संविधान का जो भाग 8 है वो संघ क्षेत्र से है, और भाग 4A जो है ये मूल कर्तव्य है, इसमें अभी बताया गया कुछ दिन पहले अभी। और संविधान का जो 9A है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि इस तरीके से कूट के अनुसार इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। 148वां प्रश्न देखते हैं कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था अथवा नहीं, यानी कि यदि ऐसा अपराध किस जाति के सदस्य के संबंध में किया गया होगा। तो इसका सही जवाब होता है, यानी कि जो अनुसूचित जाति के सदस्यों के संदर्भ में है कि अपराध घटित करने वाला कोई भी कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। अगर ऐसा अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ ऐसा होता है तो ये न्यायालय ये उपधारित कर सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 149वां प्रश्न है। देखिए यहाँ भी ये 2 सूचियाँ दी गई हैं। तो यहाँ देख लीजिए अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 41 जो है ये है, यानी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और ये लोक सहायता पाने का अधिकार देता है, यानी कि ये बी जो है अनुच्छेद 41 का जो मिलान होगा वो आपको यानी कि दूसरे से मिलना चाहिए। तीसरा जो है अनुच्छेद 44 जो है ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, और अनुच्छेद 48 है ये कृषि और पशुपालन विकास के लिए है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कूट के अनुसार इसका भी आंसर ए सही है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि देखिए यहाँ से, और इसका आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ये बताना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में देखिए यानी कि यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसी तरह से सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी, यानी कि 1, 3, 4 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें ये पॉलिटी का जो ये 5वां टेस्ट सीरीज था, इसके बाद अभी और भी टेस्ट सीरीज हैं जो कि बारी बारी से अपलोड किए जाएंगे। आप इसे देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था का ये टेस्ट सीरीज जो है कि ये 6ठा टेस्ट सीरीज है जो क्लास 9th और 10th के लिए है, यानी कि इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज जो है कि अपलोड किए गए हैं, और ये 6ठा टेस्ट सीरीज है। आइए इसका देखते हैं पहला प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, देख लीजिए। इसका अर्थ होता है कि बंधनों का अभाव होना, ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी कि सही जवाब है कि बंधनों का अभाव होना। नेक्स्ट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। देखिए 112वां प्रश्न है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर, यानी कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। ये दोनों ही सैद्धांतिक प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि कानून और स्वतंत्रता में संबंध है, क्योंकि कानून और स्वतंत्रता में संबंध क्यों है, तो क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि इसका भी सही जवाब आप ए ले सकते हैं। और इस तरीके से ये सभी जो है कि ये सैद्धांतिक कुछ प्रश्न हैं जो राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है कि किसने कहा है जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, ये जॉन लॉक का कहना है। और इस तरीके से लॉक का ये भी कहना है कि कानून स्वतंत्रता का हनन तथा नियंत्रण नहीं करता है, वरना उसका संरक्षण व संवर्धन करता है। तो इस तरीके से जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये जॉन लॉक का कहना है। विकास का अर्थ क्या है, देख लीजिए यहाँ पे सभी सैद्धांतिक प्रश्न ही आ रहे हैं। विकास का अर्थ है समाज के सभी धर्म लोगों की भलाई, यानी कि विकास का अर्थ होता है कि किसी देश की उन्नति, प्रगति, कल्याण तथा अच्छे एवं खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो सभी विकास से संबंधित हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है 1992 में जो हुआ था वो पारित किए जाने का कारण था,
पारित किए जाने का क्या कारण था जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था? तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था इसके द्वारा, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसके लिए इसका सभापति होता है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा ये जो बैठक है वो बुलाई जाती हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 118वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य, यानी कि ये क्या है ये बताना है। सर्वग्राह्य इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है कि मार्ले मिंटो सुधार को माना जाता है, यानी कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था। और मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में सदस्यों की संख्या का भी विस्तार किया गया था, तो इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? और इसका सही जवाब है कि 20 जो है कि अधिकतम तारांकित प्रश्नों को लोकसभा में किसी विशेष दिन पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है और पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न के विषय में और आप जान लीजिए कि जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता हो तो वह प्रश्न के शीर्ष पर यानी कि तारा का चिन्ह लगा देता है, जिसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब है कि इसमें 20 अधिकतम तारांकित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। और इसमें अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये पिछले सेट में भी ये प्रश्न मिला हुआ था। और इसका सही जवाब है कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें मतदान की जो आयु है यानी कि मत देने का जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके उसको 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि 1989 इसका राइट आंसर है। और 61वां संविधान संशोधन हुआ था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका सही जवाब है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। और संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद उसके लिए है 36 से 51। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसका सही जवाब होगा। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जबकि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका की श्रीमती माओ भंडार नायके थी। और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद से श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ये जो है कि संवैधानिक सरकारों का ये क्या होता है कि ये सिद्धांत होता है, यानी कि ये प्रश्न भी इसके पहले वाले सेट में रिपीट हो चला है। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। और 125वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि देख लीजिए, इसका सही जवाब है यानी कि केएस हेगड़े इसका राइट आंसर होगा। और केएस हेगड़े जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? चौथी सत्ता जो है कि ये प्रेस और समाचार पत्र यानी कि जो मीडिया संवर्ग है उसके लिए किया जाता है। और ये माना जाता है कि जो प्रेस होता है या जो समाचार पत्र हैं ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के अधीन जो है कि वाक स्वतंत्रता को जोड़ा गया है, यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है। और चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों यानी कि अब तो प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के लिए भी होता है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था? इसका सही जवाब है कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो नगरपालिकाओं से संबंधित हैं, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन जो 73वां है वो पंचायती राज से है। 127 का भी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि आप देख सकते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है?
तो इसका सही जवाब है कि 10वीं अनुसूची में इसका राइट आंसर होगा। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण को इसमें लाया गया है, यानी कि अनुच्छेद अनुसूची 10 इसका राइट आंसर है। जबकि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में राजीव गांधी की सरकार में राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिख रहा है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि 1976 में इसे जोड़ा गया था। 1976 ऑप्शन ए में ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? और इसका सही जवाब है 15 जनवरी, इसके लिए राइट आंसर है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो देख लीजिए इसमें सही जवाब इसका क्या है, आप देख सकते हैं 131वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि यानी कि 1973 में से किया गया था। और इसको परिसीमन आयोग इसका काम करता है, यानी कि इसको परिसीमन बोलते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन 1973 में हुआ था और अब इसे 2026 तक के लिए इसे फिक्स किया गया है। तो इस तरीके से 2026 के बाद फिर से लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, यानी कि नए नए क्षेत्र या उसके स्थानों को या लोकसभा क्षेत्रों को बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें बताना है जिसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 हैं, जिसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे ये है कि इसमें जो रूस है, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं ABFRC के माध्यम से। देखिए यहाँ से यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये इसका सही जवाब होगा। यानी कि आप देख सकते हैं अमेरिका है यहाँ पे, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यानी कि देख लीजिए USA अमेरिका है, रूस, UK, फ्रांस और चीन। इस तरीके से ये 5 जो है कि अस्थायी सदस्य हैं, जबकि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जबकि ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इन्हें वीटो का पावर भी प्राप्त है, यानी कि निषेधाधिकार का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 इसका राइट आंसर है। और उस समय सिक्किम जो है कि भारत का 22वां राज्य घोषित हुआ था और सिक्किम जो है कि चीन के कारण विवादित रहा है शुरू से ही। और इस तरीके से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार या सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत है, यानी कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सिद्धांत ये है कि साम्यवाद का सिद्धांत है। यानी कि साम्यवाद संपूर्ण संसाधनों पर राज्य का एक अधिकार मानती हैं और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका राज्याध्यक्ष जो है वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? इसका सही जवाब है जापान, इसके लिए राइट आंसर होगा। और जापान और ब्रिटेन ऐसे देशों में वंशानुगत शासनाध्यक्ष होते हैं। जापान का जो राजवंश है वो सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, जबकि विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र हुआ था वो लिक्छू यानी कि वैशाली में हुआ था। वैशाली है इसके ऊपर विश्व का प्रमाण है जो विश्व को सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपकी मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ये किसकी देन है? तो इसका सही जवाब है यानी कि ब्रिटेन, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं, यानी कि राज्यपाल किसी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है।
नेक्स्ट है कि राज्यपाल के पद के नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है। 140वां प्रश्न है। तो राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम सीमा रखी गई है यानी कि 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही उम्र सीमा है और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब इसका हो जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये अगला प्रश्न है और आप ऑप्शन देख सकते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होंगे, यानी कि ऑप्शन ऊपर के जो उपयुक्त ऑप्शन हैं ये सब सही हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा निर्मित करके या संविधान में संशोधन करके, यानी तीनों ही ये सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक सही किसका राइट आंसर होगा। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है ये बताना है। तो राज्य में जो शीर्ष पर जो न्यायालय होता है यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है। और नेक्स्ट है कि विधान परिषद को क्या कहते हैं। विधान परिषद को क्या कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन या राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन भी कहते हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिए 146वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो इसका सही जवाब है कि धन या वित्त विधेयक जो होता है उसको केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल संख्या जो है कि जो एमएलसी होते हैं उनकी संख्या 75 है पूरे बिहार भर में, जबकि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है कि वो 243 हैं। और लोकसभा में बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। आप याद रख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें देख सकते हैं यानी कि तीनों ही जो कथन दिए गए हैं आप देख सकते हैं पढ़ के, तो ये तीनों ही कथन जो है राज्यपाल के संदर्भ में वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1953 इसका सही जवाब होगा। और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और अगला प्रश्न है कि 1972 में किस राज्य के हिस्से को अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये असम के हिस्से को अलग करके और मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था 1972 में। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इस तरीके से आपने देखा कि ये छठा टेस्ट सीरीज था राज्य व्यवस्था के लिए, यानी कि पॉलिटी का।